धीरेन्द्र, वेलकम टू योर पीडीएफ। स्टार्ट करते हैं आपका फुल मॉक फॉर राइट्स यस एट योर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। यस सर। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया इस अवसर को प्रदान करने के लिए। और आज मैं आपके सामने अपना परिचय दे पा रहा हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप कनौजिया है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। और मैंने अपना हाई स्कूल और इंटर राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से किया है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मेरे पिताजी और माताजी दोनों सरकारी कर्मचारी से सेवानिवृत्त हुए हैं। और मेरा स्ट्रेंथ है सेल्फ मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग पर्सन। और मेरी हॉबीज है माँ से बात करना और क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना। अच्छा, क्रिकेट में क्या पसंद है आपको? बैटिंग, बॉलिंग? सर बैटिंग। बैटिंग। मुझे बताइए, अगर मैंने एक शॉट मारा, ऐसे ठीक है ना, लॉन्ग ऑन का फील्डर कवर की तरफ भागता है और पॉइंट का फील्डर फील्डर लॉन्ग ऑन की तरफ भागता है, तो किस ऐसे, डायरेक्शन में मारा होगा मैंने? अ, ये लॉन्ग ऑफ की बात कर रहे हैं तो सर नॉर्थ की तरफ ही जाएगा वो। हाँ, लॉन्ग ऑन का फील्ड, सॉरी, लॉन्ग ऑफ का फील्डर पॉइंट की तरफ भागता है और पॉइंट का फील्डर लॉन्ग ऑफ की तरफ भागता है, तो किस तरफ मारा है मैंने शॉट? सर सर आप वेस्ट की ओर मारे। कवर ड्राइव किए हैं ना आप? हाँ, वही तो पूछ रहा था मैं, कौन सा शॉट मारा मैंने? कवर ड्राइव मारा है। सर कवर ड्राइव। आपने बोला आप हार्ड वर्किंग है, यस सर। तो आपको कैसे फील हुआ कि आपने क्या हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में कि यस सर। मैंने ये अचीव किया? सर 2012 में मैंने गेट क्वालिफाइड किया था। हम्म। तो अच्छा रैंक ना होने की वजह से कोई पीएसयू ने कॉल नहीं किया। और दूसरा रीजन फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर दी है। फिर 2016 में मैंने यूपी पीसीएस का मेंस दिया। फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन किया। तो आरआरबी जेई मेंस दिया, एक नंबर से रुक गया। फिर आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, तो कई जगह आपने एग्जाम दिए। यस सर। आपने अपना ग्रेजुएशन 2011 में कंप्लीट किया। यस सर 2011 में कर। तब से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे एग्जाम दिए हैं आपने। यस हार्ड सर। लक क्यों? तो आपको क्या फील हो रहा है? इंटरव्यू दिए हैं आपने पहले भी? नहीं सर, अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सिर्फ मेंस 2 बार अच्छा, दिया हूँ। मीन्स 2 बार दिए। राइट्स के बारे में क्या जानते हैं? राइट्स सर एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करती है। सन 1974 में इसको बनाया गया है। ओके। अच्छा, ये जो हाई स्पीड ट्रेन आजकल बात चल रही है कि हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है बस ना, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर पर पर आवर। आवर। और जो हम लोग बुलेट ट्रेन की बात करने वाले हैं, आजकल चल रहा है, जो उसका बुलेट क्या? ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग सर, उसकी 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 230 230। 240 के बीच। 240। बस। ओके। अच्छा, ये आपने जो रेलवे लाइन होती है, ठीक है ना, बस। कि वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? और रेलवे लाइन सर आइडिया नहीं है। ओके। अच्छा, जो कोच के अंदर वोल्टेज लेवल होता है वो कितना होता है? कोच के अंदर जो वोल्टेज लेवल होता है वो 115 116 वोल्टेज करीब होता है, क्योंकि जो भी मेरे डिवाइसेस होते हैं सब लो वोल्टेज पे वर्क करते हैं एक्चुअली। आजकल तो वहाँ पे चार्जर भी लगे होते हैं। चार्जर तो हमारा नॉर्मल चार्जर भी वर्क करता है, वो 220 पे करता है।
हाँ सर, मेरा चार्जर जो होता है 220 और मतलब स्टेप डाउन करके उसको हम लो वोल्टेज पे उसको कन्वर्ट करते हैं। वो तो चार्जर कर रहा है ना स्टेप डाउन। यस। यस सर। तो वो 110 को करेगा तो हाफ हो जाएगा 110, या 116 को करेगा। मेनली तो 230 216 तो रहता है, मगर सर ट्रेन में जो है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन लो वोल्टेज रहता है। ओके, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स बताओ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर नेटवर्क है, पावर सिस्टम। नेटवर्क एंड पावर सिस्टम। और तो नेटवर्क एंड पावर सिस्टम आपके फेवरेट सब्जेक्ट है। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी हम्म, दो नेटवर्क के बीच में जो कनेक्शन करते हैं सर, दो सर्किट के बीच में, हम्म। उसको हम टोपोलॉजी पे से डिनोट करते हैं। मेरे को तो पता है कि जो नेटवर्क एलिमेंट होते हैं उसको डिफरेंट उसमें कनेक्ट करके जो भी एक डायग्राम बनता है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। यस मैम, यस सर, वही चीज डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट को यूज करके, रेजिस्टेंस वेक्टर कैपेसिटर को यूज करके हम दूसरे सर्किट से साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। अच्छा, थ्री फेज सर्किट का हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? सर्किट का थेवेनिन, यस सर। अप्लीकेबल होती है थ्री फेज सर्किट में? क्योंकि सर ये लीनियर बाइलेक्टर में वर्क करता है यूनिफॉर्म। हाँ सर, अप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि हम वोल्टेज सोर्स को सिंगल करके उसको ओपन करके। ओके। अच्छा, मेरे को बताइए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है? मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सोर्स इम्पीडेंस, जो सोर्स इम्पीडेंस होता है ऑलवेज इक्वल टू द लोड इम्पीडेंस कंजुगेट होता है। इसमें सर जो लोड रेजिस्टेंस होता है सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, और लोड रिएक्टेंस जो होता है उसके माइनस सोर्स रेजिस्टेंस के होता है, और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करती है। मैक्सिमम। तो मतलब 50% एफिशिएंसी पे काम करती है। अच्छा, मेरे को बताइए अगर रजिस्टिव लोड है यस। तब कितनी इफिशियंसी होगी, और अगर इंडक्टिव लोड है तब कितनी इफिशियंसी होगी? रजिस्टिव लोड है तो जाहिर सी बात है सर, उसका पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करेगा, और इंडक्टिव लोड है तो लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करेगा। तो इसमें रजिस्टिव लोड पे तो हम फुल लोड पे वर्क कर सकते हैं, पर इंडक्टिव लोड पे हम लैगिंग पे 90 डिग्री लैग करेगा, तो इसका मतलब कम, उससे कम करेगा सर, नहीं, हम क्योंकि उस मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ। मेरा एक बार लोड रेजिस्टिव है, एक बार मेरा इंडक्टिव, दो सर्किट है मेरे पास। यस सर। तो किस में एफिशिएंसी ज्यादा होगी? सर हमेशा रजिस्टिव लोड पे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन दोनों सर्किट में सेटिस्फाइड हो रही है तब भी? दोनों सर पे तब भी सर रजिस्टिव लोड पे ही वर्क करेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पर रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि वो डिक्रीज करने लगेगा। अच्छा, हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है पावर सिस्टम में क्यों नहीं यूज करते? मैक्सिमम सर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सर पावर सिस्टम में यूज करते हैं। करते हैं। हाँ सर, करते हैं, बहुत से सर्किटों में हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट पावर सिस्टम भी है? यस। हम्म। यस सर। ओके। पावर सिस्टम में जो पावर प्लांट होता है, यस ठीक सर। है, उसका क्या लोड फैक्टर होता है वो बताओ मेरे को। लोड फैक्टर हम्म। सर, एक रजिस्टिव लोड होता है, एक इंडक्टिव लोड होता है, एक कैपेसिटिव लोड होता है। पावर सिस्टम का लोड फैक्टर, पावर स्टेशन का, पावर प्लांट का लोड फैक्टर। अच्छा, पावर प्लांट का जनरेटिंग से लैगिंग पावर फैक्टर पे होता पावर फैक्टर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लोड फैक्टर पूछ रहा हूँ। है। अच्छा, लोड फैक्टर सर एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड सर। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड।
या एवरेज लोड अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? नहीं सर, इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं होगी सर, वो प्लांट कैपेसिटी में यूज किया जाएगा। हाँ, नहीं सर, इंस्टॉल्ड लोड फैक्टर जो होता है, लोड फैक्टर जो होता है मैक्सिमम लोड बान प्लांट कैपेसिटी को यूज करता है। अच्छा चलो, एक हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, एक होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है ना? यस यस। इनमें से किस पावर प्लांट को आप बेस लोड पावर प्लांट बनाएंगे, किसको आप पीक लोड पावर प्लांट बनाएंगे? सर हाइड्रोलिक पावर प्लांट को हम लोग पीक लोड पावर प्लांट बनाएंगे, और थर्मल और न्यूक्लियर को बेस लोड पावर प्लांट बनाएंगे। सोलर, सोलर के बारे में पढ़ा है कुछ? सोलर एनर्जी? हाँ सर, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। जी। रिन्यूएबल एनर्जी। यस। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर का कितनी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और क्या टारगेट है, कुछ आइडिया है? यस सर, इसका इंस्टॉल करते अभी तो इंडिया में सर 2 या 3 ही % हुआ है, और इसका अभी 12,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सरकार ने अभी इन्वेस्ट किया है कि सोलर को 2026 तक हम इसको 10% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। अभी तो ग्रीन एनर्जी ग्रिड कनेक्शन 1,200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सरकार ने इन्वेस्ट किया है, जो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और भी राज्यों को कनेक्ट करते हुए ग्रिड से कनेक्ट करके पावर सप्लाई दी है। नहीं, ये तो आपका अमाउंट बता रहे हैं, मैं कैपेसिटी पूछ रहा हूँ, आस्किंग अबाउट कैपेसिटी। सर बहुत कम है अभी सोलर पे इंडिया में सर, 1% ही कर रही है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, सोलर ग्रिड। बस सोलर ग्रिड, उसकी कुछ आइडिया है उसके बारे में, किस कंटेस्ट में बात की गई थी? सोलर ग्रिड, उन्होंने ये कहा कि सोलर ग्रिड्स इसलिए हम यूज करें कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए उन्होंने यूएन में ये कहा था कि 2050 तक कार्बन को जितना ज्यादा हम निगेटिव कर सके, तो सोलर सिस्टम के थ्रू हम सभी ग्रिड को और जो जो रूरल एरिया जहाँ पर सप्लाई नहीं जा रही उसको कनेक्ट करके हम वहाँ पर सप्लाई पहुंचा सके, इसके लिए वो बात की है। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन कितने टाइप की होती है? ट्रांसमिशन लाइन सर 3 टाइप की, हम्म, 3 टाइप की। बताइए। सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, क्या मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस सर, उसका डिस्ट, कैसे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लेंथ को बढ़ा के हम उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 80 किलोमीटर के बीच में, 80 से 160 के बीच में, 160 को हम फ्रीक्वेंसी या लेंथ को बढ़ा दें तो 240 किलोमीटर तक के रेंज में हम लेके जाके उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बढ़ा सकते लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बस इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करती है? हैं। नहीं सर, और भी फैक्टर हैं। तो मैं तो लेंथ बढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मेरे को तो लेंथ वही रखनी है, मेरे को उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट करना है। सर रिकॉल नहीं हो पा रहा है, सॉरी। ओके, कोरोना क्या? करो कोरोना सर, कोरोना इफेक्ट ये होता है सर कि यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन में जब हम करंट प्रोड्यूस करते हैं तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग एयर में ऑयनाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाने लगता है, इसलिए उसको कोरोना इफेक्ट कहते हैं। करंट की वजह से होता है, वोल्टेज की वजह से? सर ये दोनों की वजह से होता है, वोल्टेज और करंट की वजह से, मोस्टली ये वोल्टेज की वजह से होता है, हाई वोल्टेज की वजह से, क्योंकि दो फेरेंटी, कंडक्ट। यस यस सर। फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट,
receiving in voltage always greater than the sending in voltage, this is known as the Prandtl effect. ऑलवेज होता है? Always नहीं सर, मतलब receiving in voltage greater than equal to sending in voltage, this is known as the Prandtl effect. कहाँ पे होता है ये केस अराइज? ये सब दो कंडक्टर के बीच में Prandtl इफेक्ट शंट कैपेसिटर की वजह से होता है, ट्रांसमिशन लाइन में होता है। के कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में होगा? शॉर्ट में, मीडियम में, लॉन्ग में? सर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो इसका इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सर शंट रिएक्टर का यूज करते हैं सर। शंट रिएक्टर का यूज करते हैं। Yes. अच्छा, कौन कौन से रिले हम ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं? सर हम इसमें 3 प्रकार के रिले यूज करते हैं। एक होता है रिएक्टेंस रिले, एक होता है मोहर रिले, एक होता है इम्पीडेंस रिले। ट्रांसफार्मर के लिए? अच्छा, ट्रांसफार्मर में सर, ट्रांसफार्मर में सर हम बकॉज रिले का यूज करते हैं। बकॉज? यस सर। ये इंटरनल फॉल्ट बता रहा है, एक्सटर्नल? नहीं सर, इंटरनल पार्ट के लिए। अच्छा, केवल बकॉज का यूज करते हैं? हाँ सर, बकॉज रिले का यूज करते हैं। इंटरनली पार्ट को कंट्रोल, इंटरनली पार्ट को, ऑल द इंटरनली पार्ट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग बकॉज रिले का यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। आपको पता है राइट्स जो है मेनली रेलवे का ही कंसल्टेंट है? नो सर, और इसमें इंटीग्रेटेड कोच एंड फैक्ट्री चेन्नई, इसमें भी कंसल्टेंसी का काम करता है। नालको में इसका कंसल्टेंसी है। अच्छा, और इंडियन रेलवे आल्सो है। मेन कस्टमर इसका इंडियन रेलवे है? हाँ, मेन मेन इसका इंडियन रेलवे। ओके। आपने ये सुना है क्या बोलते हैं, गेज, रेलवे लाइन की गेज, शॉर्ट गेज, मीटर गेज? हाँ सर, सुने हैं। कुछ आइडिया है? नो सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा हूँ। सुने हैं मगर उतना आइडिया नहीं है सर। अच्छा चलिए, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है ना? यस सर। है ना? एक ट्रांसफार्मर है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, लोड चल रहा है उस पर, मेरी लोड रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अच्छा, अब क्या क्या प्लान करोगे इसके लिए? उसके लिए सर तो सबसे पहले हम तो जहाँ से हम जनरेटिंग सेशन कर रहे हैं, हम्म, जहाँ से जनरेट किए वहां से हम, क्योंकि लोड के हिसाब से, वहां से मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, हम्म, उसके वोल्टेज को बढ़ाया, फिर सब स्टेशन के पास से हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहां से हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन। तो एरिया आपका जितना लोड होगा उस हिसाब से हम उसके उसके हिसाब से हम आपको सप्लाई देंगे। हम्म। तो मेनली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को वहां से मैनेज करेंगे। चलिए, अच्छा। हम्म, ट्रांस ये पावर सिस्टम में, ठीक है, जिस लाइन इम्पीडेंस होता है, यस सर। ठीक है, जो हमारा, जिसको हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, यस सर। उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है? करेक्टर इम्पीडेंस आर, आर प्लस जेड ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जेड ओमेगा सी। हाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू सर 0 से 1 के बीच में होती है। ओम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। धीरेन, मैं आपका फीडबैक देता हूँ, ठीक है भाई? यस। देखो,
आपका इंट्रोडक्शन सब ठीक था, ठीक है। यस यस जब आपका वो पूछेंगे कि आपने 2011 से कब बीटेक किया, 2011 में, उससे अभी तक क्या कर रहे हैं, 10 साल से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। यस सर आपने बताया कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले, लेकिन फाइनली मैं कहीं पे सेलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। यस हाँ चलो वो ठीक है, वो हो जाएगा। रेलवे लाइन के बारे में आपने सही बता दिया था। वोल्टेज के बारे में आपको पता करना चाहिए, ठीक है ना। यस सर 25 kV होती है, ठीक है ना, जो नॉर्मल नॉर्मल वोल्टेज होती है, ठीक है। और जो कोच के अंदर होती है वो 110 वोल्ट डीसी, ठीक है। यस और जो चार्जर के अंदर देते हैं हम लोग, वो 220 वोल्ट एसी होती है, जो चार्जर के लिए यूज होती है, ठीक है। आजकल वो चार्जर इसमें लगने लगे, वो हमारा 220 वोल्ट एसी हो गई है। नॉर्मल जो फैन के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, उन सब के लिए पहले यूज होती थी, वो 110 वोल्ट डीसी होती थी, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम, बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है ना, इट कांट बी अप्लाइड फॉर द थ्री फेज सर्किट, ठीक है। आप कन्वर्ट ही उसको सिंगल फेज में कर रहे हो, ठीक है ना। वो बैलेंस लोड है, तो बैलेंस लोड है तो सिंगल फेज एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर और वो थ्री फेज सर्किट है, बैलेंस लोड नहीं होता जनरली इस थ्री फेज सर्किट में, तो फिर इसके लिए कैसे करेंगे उसमें, ठीक है। थोड़ा सा को ध्यान दीजिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को आप दोबारा से पढ़िए, ठीक है। ठीक। एफिशिएंसी दोनों केस में सेम होगी, 50%। अच्छा थ्री फेस और इसमें मार सर, उसमें हम थ्री फेस में तो हम अनबैलेंस लोड पे भी हम यूज कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। क्योंकि सर क्या? क्योंकि थेवेनिन, थेवेनिन का मतलब ही क्या है आपको? क्या कर रहे हो आप थेवेनिन में? आप थेवेनिन तो पूरे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में, सॉरी, एक इम्पीडेंस में, सिंगल वोल्टेज सोर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो तो जब और आपका अनबैलेंस है तो कैसे उसको सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप? जी सर, जी सर, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, हाँ जी सर सही है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। यस सर यस। आप दोनों केस में एफिशिएंसी सेम होती है, अच्छा दोनों थ्री फेस सिग्नल। थ्री फेज में नहीं, सिंगल फेज में, इंडक्टिव लोड के लिए भी और रजिस्टिव लोड के लिए भी, ठीक है ना। अच्छा अच्छा भाई इम्पीडेंस मैचिंग हो रही है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ सर्किट में मैच हो रहा है, तो उसमें 50% इफिशियंसी हो गई, ठीक है ना। सर, इम्पीडेंस मैचिंग कर रहे हैं तो लोड इम्पीडेंस और सब इम्पीडेंस दोनों इक्वल हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं। मैक्सिमम पावर हाँ ट्रांसफर की कंडीशन मैंने आपको बोला, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा। आप पूछा था इफिशियंसी किस में ज्यादा होगी, यस इफिशियंसी तो दोनों में सेम होगी यस भाई। इंडक्टेंस से इंडक्टेंस और रिएक्टेंस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो केवल रेजिस्टेंस ही बचेगा, यस ठीक है ना। तो इफिशियंसी ठीक दोनों में सेम होती है, ठीक है ना। ठीक ठीक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को हम पावर सिस्टम में नहीं अप्लाई करते, ठीक है ना। ये स्मॉल सर्किट्स के लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। जैसे आपका स्पीकर हो गया, ठीक है ना, अच्छा एम्पलीफायर हो गया, ठीक है ना। वहां पे जहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी होती है, इफिशियंसी मैटर नहीं करती है। और पावर सिस्टम में इफिशियंसी मैटर करती है। आप मान लीजिए 200 मेगावाट ट्रांसमिट करना है आपको, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर की कंडीशन लगा दी आपने, 50% तो लॉस ही हो गया, इफिशियंसी कितनी लगी? 100 मेगावाट ही हंड्रेड ट्रांसमिट, में। यस समझे नहीं, हाँ सर। ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट पता था कि इसकी लेंथ और फ्रिक्वेंसी दोनों का मल्टीप्लिसिटी पर डिपेंड करता है। लेंथ यस हम चेंज नहीं करें, अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो हमारी कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन, ठीक है ना, बढ़ जाएगी, क्योंकि वेव लेंथ जो है, ठीक है ना, वेव लेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो क्या है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा दें, फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज करने लगे, ठीक है, यस तो हम उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस कोरोना बेसिकली वोल्टेज की वजह से होता है, हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक स्ट्रेस डेवलप होता है अराउंड द सरफेस ऑफ
कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर, यस तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या करता है, जो भी इसके चारों तरफ एयर होती है उसको आयनाइज कर देता है, ठीक है ना। यस वो आयनाइज होते हैं, वो उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, तो एनर्जी लॉस होती है, तो कोरोना लॉस होता है उसमें, ठीक है। यस हाँ, और वोल्टेज की वजह से होता है, ना कि करंट की वजह से, यस। ठीक है। फेरेंटी इफेक्ट भी आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। ये ऑलवेज नहीं होता, फेरेंटी इफेक्ट होता है जनरली नो लोड की कंडीशन पे, यस सर, नो लोड लाइटली लोड के कंडीशन पे होता नो लोड की कंडीशन में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक है ना। है। यस। हम्म। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू 380 से 400 के बीच में होती है। वो सर केवल ओवरहेड और अंडरग्राउंड के लिए होता है ना सर, तो वो आपने कहा कि वो उसकी वैल्यू क्या होगी हाँ तो ओवरहेड में हम लोग। हाँ बताओ क्या होगी। सर उस ओवरहेड में तो 30 से 40 के बीच में होती है, अंडरग्राउंड में सबसे ज्यादा होती है 200 से 300 के बीच। ओवरहेड में भी 380 होती है, देख लेना आप दोबारा से, ठीक। ठीक है ना। ठीक। और अंडरग्राउंड केबल का भी देख लेना, ठीक। ठीक है। ठीक। दोनों को एक बार जरूर देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए बुक होल रिले के साथ साथ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी लगाते हैं, हाँ सर। मर्ज प्राइज, ठीक हाँ है ना, सर, सुना होगा। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। मैंने ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में पूछा। ठीक। लोड फैक्टर क्या होता है, ये जरूर देख लेना, पावर सिस्टम का लोड फैक्टर एक बार दोबारा से रिवाइज करना, ठीक है ना। हाँ जी सर। लोड फैक्टर, ठीक है ना, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यस ठीक सर है, यस। जो फैक्टर्स निकालते हैं। और सोलर अवेलेबल। ग्रिड, हाँ सोलर ग्रिड, सोलर एनर्जी के बारे में जरूर पढ़ लेना, सोलर ग्रिड, ठीक है। ठीक। हाँ बेसिकली वो क्या बोला गया था, हर कंट्रीज में कभी ना कभी सन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हम एक सोलर ग्रिड बनाना चाहिए कंट्री वाइज, जिससे कि अगर एक कंट्री में एक्सेस पावर सोलर की अवेलेबल है तो दूसरी कंट्री में वो ट्रांसफर कर सके। उसके लिए वो सोलर ग्रिड का फॉर्मेशन की बात किया था उन्होंने, ठीक है। ठीक। चेक कर लेना फिर भी उसको। ठीक। ठीक। और कैपेसिटी पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है आप, इंडिया में कितना जनरेशन होता है टोटल, ठीक है ना। यस। हाँ, जिसमें हाइड्रो का कितना है, थर्मल का कितना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आइडिया तो होना चाहिए। सोलर का कितना है, विंड का कितना है, न्यूक्लियर का कितना है, ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, ठीक। ठीक है। नेट पे जाओगे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कोई ऐसा ठीक। कोई वो नहीं, ठीक है। ठीक सर। दूसरा आप इंट्रोडक्शन में हम्म, आपने सही बताया था, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि आपने 2011 से बीटेक किया हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप तो बोल सर सकते मैं हैं ये कि रीजन दे रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं सर? एक मैंने नहीं यही ठीक, चीज, और ये सच्चाई है, वही चीज मैंने बोला। हाँ नहीं ठीक है सर। आप सर आप इसको ऐसे इस तरीके से बोलना कि सर आई हैव क्वालिफाइड वेरियस एग्जाम बट कुड नॉट सक्सीड फाइनली, ठीक है ना। एक रिटर्न द क्या बोलते हैं, यूपीएससी, यूपी यूपीपी पीसीएस, सर। ठीक है ना, मेंस बट फाइनली कुड नॉट सक्सीड, बट आई एम क्या कंटिन्यूअसली हार्ड वर्किंग टू अचीव माय गोल, ठीक है ना। और सर मैंने अभी लेखपाल का मेंस दिया है, उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं बोलूंगे रहने दो सर। किसका, भोपाल का, एमपी का। नहीं, यूपी का सर, वो 8,000 वैकेंसी आई थी तो प्री निकल गया था, तो मेंस देने गया था, तो इसमें कुछ तो पेपर आउट होने की वजह से स्टे लग गया। तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो कंटिन्यूअस एफर्ट है आपका, उसको बताने और ना बताने की कोई जरूरत नहीं है। साइलेंट रहो आप, जो पुराना बता दो उसमें कि मैंने आई appeared it 2 times, I written the 2 times main exam of UPPCS and qualified various other exam but finally could not succeed, ठीक है ना। ओके तो सर। one of the exam is of rights also,
ठीक है ना, इन विच आई एम हियर फॉर इंटरव्यू। ठीक है। ठीक। थोड़ा सा नेटवर्क को मुझे लगता है काफी दिनों से छोड़ रखा है, क्योंकि दूसरे हाँ सर। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, नॉन टेक्निकल में हम, क्योंकि सर इधर हो नहीं पा रहा था, वैकेंसी आ नहीं रही थी, तो हम नॉन टेक्निकल में हल्का से मूव कर गए। और टेस्ट ट्यूशन भी लेने लगे थे, होम ट्यूशन प्रतापगढ़ में अपनी। तो उसको उसकी तरफ आप ध्यान उसी के साथ दीजिए। तैयारी कर रहे थे, तो उसी के बीच ये रिटर्न पेपर आया तो मैंने देने आ गया, तो स्कोर अच्छा आया। मेन मेन सब्जेक्ट्स को आपको, जो नहीं आपको जरा सा भी कंफ्यूजन लगे तो उसको ब्लफ नहीं करना है, ठीक है ना। उसको बोल देना सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई कैन कैलकुलेट, आई कैन डू हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम पावर थ्योरम, हाउ टू कैलकुलेट थेवेनिन थ्योरम, ठीक है ना। बट वेयर इट यूज आई हैव नॉट थिंक टॉप आउट, काफी दिनों से छोड़ रखा है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ठीक सर। लेकिन ऐसे नहीं करना कि यूज नहीं किया जा सकता, बैलेंसली आप नहीं बोल सकते कि यूज कर सकते सर, मुझे पता नहीं कि थ्री फेज सर्किट में यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जी ऐसे सर। आधे आंसर कर सकते थे इसको, ठीक है। ठीक। हम्म। चलिए, गुड लक। जो नहीं आता है उसको ट्राई करो कि मना कर दो उसको, ठीक उसमें सर। वो नहीं, गैस वर्क नहीं करना है, या उनसे पूछ के करो कि सर सर आइडिया नहीं है लेकिन शायद यूज कर सकते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक ठीक सर। है ना। जब कभी ऐसा कंफ्यूजन आए, ठीक है। और मेरा मानना है तो उसको मना ही कर दो कि सर आई डोंट नो सर, काफी दिन हो गए, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक सर। ठीक सर, और ये चीज ये पूछना था सर, इंट्रोडक्शन मेरा सही है सर? हाँ, इंट्रोडक्शन ठीक है, आप हिंदी में दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसे ना करके सर, उसको ऐसे कर सकते हो आप थोड़ा सा कि, सर धन्यवाद सर, मेरा नाम ये है, ऐसे बोलना पूरा पूरा फॉर्मली कि धन्यवाद सर कि मुझे ये अवसर देने के लिए, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आप सीधे धन्यवाद से शुरू कर सकते हो कि धन्यवाद सर, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपना प्राथमिक स्कूलिंग वहीं से की है, और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इससे यहाँ से किया है। मेरे फादर एंड मदर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, एंड मैं एक हार्ड वर्किंग और सिंसियर स्टूडेंट हूँ बस, ठीक है ना। और मुझे क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है, ठीक है। चलो, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। थैंक